हेलो साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारियों में अच्छे तरीके से जुटे हुए हैं। उसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में हार्दिक स्वागत। और साथियों, एक नए सफ़र की शुरुआत के साथ आज का ये पहला सेशन जो आपके लिए बड़ा खास और इन्फॉर्मेटिव होगा, क्योंकि वाइस प्रिंसिपल पर पदोन्नत होने के बाद आज का सेशन एक नई जगह से आपके लिए लेके आया हूँ। निश्चित रूप से ये सेशन है वो आपके एग्ज़ाम के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद और किफ़ायती साबित होगा। तो इस आशा और विश्वास के साथ जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है वो एक बार सेशन को ज़रूर शेयर कर दें, ताकि हर विद्यार्थी तक आज का सेशन वो पहुँचे और वो तैयारियों में जुटे। देखो, आज की सेशन में आपकी कंपनी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन पे अपन चर्चा करेंगे। और फटाफट, क्योंकि आप तैयारियों में जुटे हुए हैं, आपने अपना पाठ्यक्रम भी कंप्लीट कर रखा है, तो जिस हिसाब से मैं आपसे एमसी क्वेश्चन है वो आपके सामने लेके आऊँ, उस हिसाब से आपको उसका आंसर भी देना है, ताकि आप अपनी तैयारियों को यहाँ पर चेक कर सकें, जांच सकें कि भाई आपकी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है साथियों, तो आज के सेशन में अपन बात करेंगे आपकी जो कंपनी लेके है उनसे रिलेटेड, है ना। कंपनी रिलेटेड जो भी आपके टॉपिक होंगे वो कौन कौन से हैं उसके बात होगी। साथ में आपकी जो आपकी कंपनी है ना, कंपनी आपकी एक अलग बुक चलती है, उस पर भी अपन बातें करेंगे। ठीक है, तो कंपनी लेखों से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू से आज के इस सेशन में। ठीक है, तो देखो आगे चलते हैं। ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन। अब इसका जवाब आपको फटाफट देना है ना। इसका जवाब है वो आपको फटाफट है वो देना। देखो, पहला क्या है कि प्रतिभूति प्रीमियम क्या है। प्रतिभूति प्रीमियम खाता चिट्ठी में दिखाया जाता है। प्रतिभूति प्रीमियम खाता यानी इसको क्या कहते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम है वो आपका एक तरीके से संचय होता है। और साथ में मैंने ये भी बताया था कि प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग पांचों कौन से तरीके होंगे वो आपको कमेंट में बताना है कि कहाँ आप प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हो जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। मेरे हिसाब से मैं जहाँ तक समझता हूँ वहाँ तक मेरे को लगता है कि भाई प्रतिभूति प्रीमियम से रिलेटेड एक क्वेश्चन वो आपसे जरूर एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इसमें अपने से पूछा है कि भाई प्रतिभूति प्रीमियम आपको बैलेंस शीट में कहाँ दिखाना है ना। संपत्ति पक्ष के ऋण और अग्रिम शीर्षक में यानी असेट साइड में, दायित्व पक्ष के संचय और आदि के शीर्षक में, चालू दायित्व शीर्षक में और विविध व्यय शीर्षक। अब आपको ये बताना है कि इसमें से सही आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 है, उसमें भाग फर्स्ट में आपकी बैलेंस शीट होती है और भाग सेकंड में आपका लाभ हानि खाता होता है। और भाग फर्स्ट है उसमें आपको जो शीर्षक दे रखे हैं जिसमें आपका इक्विटी एंड आपका लायबिलिटीज है, फिर रिजर्व एंड सरप्लस है, पेंडिंग अलॉटमेंट है, शेयर अगेंस्ट वारंट है, आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज है और करंट लायबिलिटी है। तो उसमें आपका ये जो ऑप्शन बनता है वो ये बनता है बी, क्योंकि आपका आंसर कमेंट में आएगा तभी पता चलेगा कि कितने साथी हैं वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो दायित्व पक्ष के आपके रिजर्व एंड सरप्लस है उस शीर्षक में आपका प्रतिभूति प्रीमियम दिखाया जाएगा। इसके अलावा आपके 5 प्रयोग प्रतिभूति प्रीमियम के किए जा सकते हैं, है ना। तो वो भी अपने को ध्यान में रखना है और कमेंट में आपको लिख के बताना है कि आप कहाँ कहाँ प्रतिभूति प्रीमियम का उपयोग कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम का उपयोग भी कर सकते हो। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है ये नहीं होता बाहर से आएगा, वो आपकी बुक से आएगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने सही तरीके से उनका अध्ययन कर रखा है तो फिर कहीं कोई दिक्कतें नहीं है। ठीक है, ओके है, बढ़िया। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन है वो आपको क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन क्या कि प्रीमियम पर निर्गमित अंशों पर प्रीमियम की राशि प्राप्त हो सकती है। देखो, अंशों का निर्गमन है ना, अंशों का निर्गमन
पहले तो तीन तरीके से होता था, लेकिन अब होता है अंशों का निर्गमन। एक तो होता है आपका सममूल्य पर और दूसरा होता है आपका सिक्योर्ड प्रीमियम, है ना, प्रीमियम। दो तरीके से हो गया, एक तो हो गया आपका सममूल्य पर, एक हो गया आपका प्रीमियम पे। दो तरीके से आप अंशों का निर्गमन कर सकते हो। अब ठीक है, सममूल्य है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रीमियम है वो अपने को कहाँ प्राप्त करना है, तो इसमें अलग अलग कंडीशन हो सकती है। आप आवेदन पर भी प्राप्त कर सकते हैं, है ना, दूसरा आप आवंटन पे भी प्राप्त कर सकते हैं, है ना, तीसरा आप मांग के साथ में प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो वैसे तो प्रतिभूति प्रीमियम की राशि है वो किसी के साथ भी प्राप्त की जा सकती है, आपकी आवंटन के साथ भी हो सकती है, आवेदन के साथ भी हो सकती है और मांग राशियों के साथ भी हो सकती है। लेकिन वैसे अपन चर्चा करें तो ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर कुछ भी नहीं कहा जाता तो अपन क्या मानेंगे, आवंटन के साथ मानेंगे। लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा कि सिर्फ और सिर्फ आवंटन के साथ ही प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा। अपन कहीं से भी उसको प्राप्त कर सकते हैं। आप आवंटन पे भी दे सकते हैं, आवेदन पे भी दे सकते हैं, मांग राशि के साथ भी दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी उसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। पहले क्या था, कंपनी अधिनियम 1956 था, तब अंशों का अपन तीन तरीके से निर्गमन कर सकते थे, प्रीमियम पे, बट्टे पे, सममूल्य। लेकिन अब अपन सिर्फ दो तरीके से अंशों का निर्गमन कर सकते हैं, सममूल्य पे और प्रीमियम पे। सिर्फ और सिर्फ आपके जो दूसरे अंश जो अधिकार अंश होते हैं उनको आप बट्टे पे निर्गमन कर सकते हो, बाकी किसी को भी आप बट्टे पे निर्गमन नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है। बढ़े आगे, आगे देखो, आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन। देखो तीसरा क्या है, एक्स ने 200 अंश प्रति अंश 100 रुपये में खरीदे, 200 अंश खरीदे 100 रुपये में। कंपनी ने आवेदन पर 20 रुपये, आवंटन पर प्रीमियम सहित 35 रुपये, प्रथम मांग पर 25 रुपये, द्वितीय मांग पर 25 रुपये। एक्स आवेदन राशि के अलावा कुछ नहीं चुका सकता, यानी आवेदन के अलावा उसने कोई भी राशि नहीं चुकाई है। प्रतिभूति प्रीमियम की रद्द की गई राशि कितनी होगी, यानी प्रतिभूति प्रीमियम पर उसने कितनी राशि प्राप्त नहीं की। तो देखो इसमें कि भाई आवेदन पे कितने, इसके आवेदन पे है 20, आवंटन पे कितने हैं आपके 35, प्रीमियम सहित है। और प्रथम मांग पे 25, द्वितीय मांग पे भी 25, टोटल कितने हो गए 105, है ना। और शेयर का मूल्य कितना है ना, मूल्य कितना है 100 रुपये, तो 105 माइनस 100 तो कितने हो गए 5 हो गए, है ना। तो 200 मल्टीप्लाई 5 यानी 1000 रुपये है वो किस पर प्राप्त नहीं हुए, प्रतिभूति प्रीमियम पे नहीं हुए। तो इसका आंसर 2000, 1000, 2535, तो बी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। 1000 रुपये उसने जो प्रतिभूति प्रीमियम है उसने प्राप्त नहीं किए। ठीक है, ओके, यहाँ तक सारी बात क्लियर है। 3 नंबर हो गया, बढ़े आगे, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। 4 नंबर, 4 नंबर क्या कह रहा है, 4 नंबर कि एक कंपनी का निर्माण 100 रुपये वाले 20,000 अंशों में हो, है ना, अंशों में हो। जनता ने कंपनी में 9,000 अंश निर्मित 110 रुपये प्रति अंश की दर से ये निर्मित किए। जनता ने 8,000 अंश खरीदे, कंपनी ने 80 रुपये प्रति अंश मांग लिए, है ना। कंपनी ने 80 रुपये प्रति अंश मांग लिए। 200 अंशों के धारक ने बंटन पर
प्रथम माह के 50 रुपये नहीं चुकाए, है ना। 200 अंशों के धारे में बंटने और प्रथम माह के 50 रुपये नहीं चुकाए। आवेदन राशि 30 रुपये प्रति अंश थी। कंपनी की निर्गमित पूंजी कितनी होगी? निर्गमित इश्यूड कैपिटल इसमें पूछा गया है ना। जनता में कितने आपने निर्गमित किए, तो आपकी अधिकृत पूंजी कितनी है? अधिकृत पूंजी कितनी है आपकी? 20,000 को 100 से गुणा करेंगे नहीं कितनी होगी? 20 लाख रुपए आपकी अधिकृत पूंजी निर्माण हुआ। अब उसमें से आपने जनता में कितने निर्गमित किए हैं? 9,000 अंश निर्गमित किए हैं। और जनता ने कितने खरीदे? 8,000 अंश खरीदे हैं। और उनके मांगे कितने गए? 80 रुपये प्रति अंश से मांग लिए गए। 200 अंशों के धारक ने बंटन और प्रथम मांग राशि नहीं चुकाई है। आवेदन राशि 30 रुपये प्रति अंश थी। तो कंपनी के अपने को निर्गमित पूंजी है वो कैलकुलेट करनी है। तो निर्गमित पूंजी यहाँ पर कितनी हो जाएगी ये आपको बताना है ना। निर्गमित पूंजी आपकी कितनी होगी? तो देखो निर्गमित पूंजी लिख रखा है कि भाई 9,000 अंश है। तो इसमें देखो 9 लाख, 8 लाख, 2 लाख और 7,80,000 कई ऑप्शन है अपने पास। आपको एक ऑप्शन है वो बताना है कि इसमें से कौन सा आपका सही आंसर होगा। बताओ देखिए फटाफट कौन सा आपका सही आंसर होगा, है ना। तो देखो एक होती है अधिकृत पूंजी। अधिकृत पूंजी वो होती है जो पार्षद सीमा नियमों में उल्लेखित होती है और उसमें अधिकतम सीमा तक व्यापार कंपनी कर सकती है। उससे ज़्यादा अंश है या अंशों की राशि है वो जनता में निर्गमित नहीं की जा सकती। दूसरा आता है आपका निर्गमित पूंजी। तो अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता में निर्गमित किया जाता है वो आपकी होती है निर्गमित पूंजी, है ना। और उसके बाद प्रार्थित पूंजी। निर्गमित पूंजी का वह भाग जो जनता द्वारा ले लिया जाता होता है वो आपकी प्रार्थित पूंजी होती है ना। तो यहाँ पर देखो निर्गमित पूंजी 9,000 अंश है। 9,000 को 100 से गुणा करेंगे तो 9 लाख रुपये आपकी अधिकृत पूंजी है वो। ठीक है, सिंपल सी है ना। रिजर्व कैपिटल है, ऑथोराइज कैपिटल है, सब्सक्राइब कैपिटल है, पेड अप कैपिटल है। इसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। अगर किसी साथी को पता नहीं है तो जरूर आप कमेंट करें। उस पॉइंट पे अभी अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके अलावा कंपनी से रिलेटेड जो भी डिस्क्रिप्टिव चर्चाएं, जो थ्योरेटिकल बात है वो अपन ने एक लंबे सेशन के दौरान की है। जिन साथियों ने अभी तक भी उन सेशन को ज्वाइन नहीं किया है उनको मैं बता दूं कि आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी। उसमें स्कूल लेक्चर के नाम से हजारों वीडियो है वो आप देख सकते हो और अपनी तैयारियों को सुनिश्चित कर सकते हो। इसके अलावा भी अगर आप कोई लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हो, हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, तो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ से आप उनको ज्वाइन करें और अपनी तैयारियों को ऊंचाइयों तक ले जाएं। ठीक है, बढ़े आगे 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 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्या कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन कि अंकित पूंजी का आशय निर्मित पूंजी, संचित पूंजी, अधिकृत पूंजी या प्राप्तित पूंजी। अंकित पूंजी कौन सी होगी? है ना, अंकित जो आपकी, अंकित का मतलब क्या था? जो आपकी रिकॉर्डली जो आपने जारी की है ना। तो देखो इसमें अंकित पूंजी होती है। संचित पूंजी तो होती है जिसको अपन रिजर्व कैपिटल कहते हैं, जो कंपनी के समापन पर मांगी जाती है। अधिकृत पूंजी होती है जो पार्षद सीमा नियमों में उल्लेखित होती है और जिस सीमा तक व्यापार कर सकते हैं। प्राप्तित पूंजी जो आवेदकों द्वारा ले ली जाती है वो प्राप्तित होती है। और निर्मित पूंजी होती है, इसका दूसरा नाम होता है अंकित पूंजी। तो यहाँ पर है वो आपका ए है वो सही आंसर होगा। अंकित पूंजी होगी वो आपकी निर्गमित पूंजी है वो मानी जाएगी। ठीक है, आई बात समझे? ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो अंकित पूंजी है वो आपकी निर्गमित पूंजी का ही पार्ट होती है। ओके, बढ़िया। आगे 6 नंबर। 6 नंबर क्या है? 6 नंबर अभिदत्त पूंजी है ना। अभिदत्त पूंजी कौन सी होती है? अभिदत्त। तो इसमें संचालकों द्वारा दी गई पूंजी, अंशधारकों द्वारा चुकाई गई पूंजी, अंशधारकों द्वारा मांगी गई पूंजी, कंपनी द्वारा आवंटित या बंटित पूंजी। अभिदत्त पूंजी यानी अभिदत्त को इंग्लिश में कहते हैं पेड अप कैपिटल। पेड अप का मतलब
जो चुका दी जाती है, जिसको पेड कर दिया जाता है, वो आपकी पेड अप कैपिटल मानी जाती है। तो पेड अप कैपिटल कौन सी होगी? संचालकों द्वारा दी गई पूंजी नहीं होती है ना, अंशधारकों द्वारा चुकाई गई पूंजी तो ये होती है ना, मांगी गई पूंजी तो ये नहीं होती है, अंशधारक नहीं मांगते और बंचित भी नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका बी है वो सही आंसर होगा, अंशधारकों द्वारा चुकाई गई पूंजी। अभिगत पूंजी है वो अंशधारकों द्वारा चुकाई गई पूंजी मानी जाती है। ठीक है, क्या हुआ? अंशधारकों द्वारा मांगी गई पूंजी है वो चुकाई गई पूंजी है वो होती है। तो शेयर होल्डर्स होते हैं तो चुकाते हैं, जिन्होंने अंशों का अधिग्रहण किया वो ये राशि चुकाते हैं। ठीक है, ओके, बढ़े आगे देखिए 7 नंबर क्या कहता है उस पर अपन चर्चा करेंगे फटाफट। 7 नंबर देखो क्या कह रहा है कि मांगी गई पूंजी कहां से, मांगी गई यानी पेड अप कैपिटल किसे कहेंगे? मांगी गई पूंजी किसे कहेंगे? पेड अप कैपिटल किसे कहेंगे? कि भाई कंपनी द्वारा निर्मित अंशों के संबंध में मांग ली गई पूंजी, कंपनी द्वारा निर्मित अंशों के संबंध में मांग ली गई पूंजी है ना, और नहीं मांगी गई पूंजी अंशधारकों द्वारा चुका दी गई पूंजी और उपयुक्त में से कोई नहीं। अब बताओ देखिए बताओ देखिए मांगी गई पूंजी, तो देखो इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना है, ये दोनों ही सही है ना। आपके उपरोक्त है वो आपका दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। कारण क्या मिस प्रिंटिंग में वापस वही ऑप्शन रिपीट हो गया है।